Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हथिनीकुंड से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण यमुना नदी का क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। लगातार चौथे दिन यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आज यमुना का जलस्तर बढ़कर 206 मीटर पर पहुंच गया है। यमुना नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले करीब 10,000 लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के लोहे वाला पुल के नीचे और आज जो यमुना का जल स्तर है वो 206 मीटर है और आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ रहा है और आज जो है जो यमुना का जो पानी है वो कहां तक पहुंच गया है। आप तस्वीरों में ही देख सकते हैं लोहे वाले पुल के नीचे जो यहां पर कई लोग रहते हैं, जो लोग यहां पर खेती करते हैं, वो लोग उन लोगों का घर यहां पर डूबने के कगार पे है। मेरे साथ यहां पर एक शख्स हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। राज बहादुर यादव। राज बहादुर जी, ये बताइए हाथ में ये साग लेकर आप पहुंचे जा रहे हैं, कहाँ से लेकर आ रहे हैं? सब तो पानी में डूब गया। खेत से आया हूँ मगर पानी में डूब गया है, एकदम सब कुछ डूब गया है। कल तक नहीं था, आज पानी रात में आया है। तो आप सुन सकते हैं साफ साफ कि रात में पानी आया है इस इलाके में। और एक बार दोबारा आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ तक पानी यमुना का नहीं पहुँचा हुआ था, लेकिन जब आज यमुना का जो लेवल है लगातार शाम के बाद लगातार बढ़ रहा है। अभी फ़िलहाल 206 मीटर है। जिस तरीके से शनिवार के दिन 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, उसके बाद से वो कल शाम को बीते कल शाम यानी सोमवार शाम को दिल्ली पहुँचा है और उसके बाद से लगातार यमुना का लेवल बढ़ता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देओरी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में यमुना नदी में आई बाढ़ के बाद मंत्री कैलाश गहलोत एक मोटर बोट पर सवार होकर वहां का हाल जानने पहुंचे, क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। लिहाजा बाढ़ के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार फौरन हरकत में आई और उसके मंत्री कैलाश गहलोत ने अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लगातार जिस तरीके से पहाड़ों में बारिश हो रही है और उसके बाद हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, उसके बाद ये जो वाटर लेवल है और बढ़ेगा। न्यूज़ 18 से बातचीत में मंत्री कैलाश गहलोत ने दावा किया कि बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाए गए। हमारे जो जितने भी अधिकारी हैं वो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा और हिमाचल के संपर्क में हैं कि कितना पानी छोड़ा जा रहा है और कितने समय तक यहाँ पहुँचेगा। लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से राजधानी के गढ़ी मांडू, उस्मानपुर गांव, हाथीघाट, मयूर विहार, बुराड़ी, ओखला और वजीराबाद इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लिहाजा सरकार ने इन इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत टीमें तैनात कर दी, जो लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के काम में जुट गई। वहीं यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार जाने की वजह से लोहे के पुल पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई। इस वक्त की लोहे वाला पुल को बंद कर दिया गया है। गाड़ियों की आवाजाही जो 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स और जो तमाम गाड़ी हैं उनकी आवाजाही यहाँ पर बंद कर दी गई है। जबकि नए निर्देश के साथ ट्रेनों को लोहे के पुल से गुजरने की इजाजत दे दी गई। मौजूदा स्थिति में हम ट्रेन का परिचालन कर सकते हैं। इस पर ट्रैफिक हमने खोल दिया है। 30 किलोमीटर/आवर की रिस्ट्रिक्टेड स्पीड से हम लोग चलाएंगे इस पर ट्रेनें। अधिकारियों का अनुमान है कि बुधवार तक हालात बेहतर हो जाएंगे। महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण की मांग को लेकर बड़ी संख्या में आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे और कई बसों को आग के हवाले कर दिया। मराठा क्रांति मोर्चा के इन सदस्यों ने राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया और मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों ने सड़क यातायात को ठप करने के लिए 8 से ज्यादा बसों को आग के हवाले कर दिया, जिससे वहां हालात खराब हो गए। यही नहीं, नेशनल हाईवे को बंद करने के लिए टायरों में आग लगाकर विरोध जताया गया। प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर मोटरसाइकिलों को भी जला दिया गया। पुलिस की गाड़ियों और बसों में तोड़फोड़ करने के बाद आंदोलनकारी धरने पर बैठ गए और चक्का जाम की कोशिश की। मराठा आंदोलन हिंसक होने के बाद पुणे में धारा 144 लगा दी गई। झारखंड में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के बाद आईजी विश्वास नागरे पाटिल ने संवेदनशील इलाकों का दौरा किया और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। सोलापुर में भी मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए, जिसके बाद पुलिस वालों को प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बांधनी पड़ी। इससे पहले मराठा क्रांति मोर्चा के लोगों ने कई गाड़ियों और बसों में तोड़फोड़ की, जिससे वहां तनाव बढ़ गया। हंगामा कर रहे लोगों ने इलाके की दुकानों पर भी ताला जड़ दिया। इसके बाद पूरे इलाके में जुलूस निकाला गया। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए वहां भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई, लेकिन प्रदर्शन को हिंसक होने से नहीं रोका जा सका। सोलापुर के पंढरपुर में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठ गए। हालांकि मराठा क्रांति मोर्चा की तरफ से दलील दी गई कि कुछ शरारती तत्वों ने आंदोलन में शामिल होकर आगजनी और मारपीट की घटना को अंजाम दिया।
उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के पार्षदों ने नगर निगम की बैठक के समय बजट की कॉपी फाड़कर सदन में फेंक दी। वहां न सिर्फ विपक्ष बल्कि बीजेपी के पार्षदों ने अंग्रेजी में तैयार किए गए बजट पर ऐतराज जाहिर किया, जिसके खिलाफ बैठक की शुरुआत में ही हंगामा शुरू हो गया। नगर निगम की बैठक बजट पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन बीजेपी और विपक्षी दलों के कई पार्षद अंग्रेजी में छपे बजट का विरोध करते हुए मेयर की कुर्सी तक पहुंच गए और बजट की कॉपी फाड़कर फेंक दी। बीजेपी ने तो अंग्रेजी में बजट बनाने पर अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। जीता जागता सबूत है कि इसमें करोड़ों का घपला है। किसी पार्षद को, मेयर को पता नहीं चल सके क्या बजट कहाँ से आना है और कहाँ खर्च होना है। अंग्रेजी में छपे बजट के मुद्दे पर विपक्ष भी बीजेपी पार्षदों के साथ खड़ा नजर आया। बजट हिंदी में छाप कर लाया जाए क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी हमारे लिए सर्वोपरि है। पार्षदों की नाराजगी देखते हुए बजट को शाम तक हिंदी में तैयार करवाया गया। मलेशिया में बंधक हरियाणा के एक लड़के को रिहा करा लिया गया। मलेशिया में बंधक बनाए गए हरियाणा के कैथल के एक लड़के को मलेशिया पुलिस ने रिहा करवाते हुए 3 आरोपी पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के अहमदाबाद में काम देने के बहाने एक होटल में बुलाकर एक नाबालिग मॉडल से छेड़खानी करने के आरोप में पुलिस ने एक फैशन फोटोग्राफर को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के राजकोट में तेज रफ्तार से बाइक चलाने और लड़कियों का पीछा करने के आरोपी कुछ लड़कों को पकड़कर पुलिस ने उनसे बीच सड़क पर उठक बैठक करवाई। झारखंड के रांची में एक ही परिवार के 7 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत के बाद मौके से मिले सुसाइड नोट में पुलिस ने आर्थिक तंगी की बात कही। बिहार के छपरा में जिला परिषद दफ्तर के परिसर में 14 बम मिलने के बाद जिला परिषद की अध्यक्ष मीना अरुण ने खुद की हत्या की साजिश की आशंका जताई। हमें मारने के लिए साजिश रची गई है। यूपी के मिर्जापुर में भारी बारिश के बाद एक मकान की दीवार गिर गई, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के गोरखपुर में जेल ले जाते वक्त एक बदमाश के फरार होने के बाद जीआरपी के 2 जवानों को निलंबित कर दिया गया। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों ने गहने के एक व्यापारी से 2 लाख रुपए कैश और 5 लाख के गहने लूट लिए। मध्य प्रदेश के बालाघाट में कुछ लोग कॉलेज की 2 लड़कियों को नदी से बाहर निकालने लगे। नदी के पास सेल्फी लेने गई इन छात्राओं को तो बचा लिया गया, लेकिन इनके साथ गई 2 छात्राओं की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने 2 छात्राओं को नदी से बाहर निकाला। खबर के मुताबिक कॉलेज की कुछ छात्राएं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर बहने वाली नदी के पास पिकनिक मनाने गई थी। उनमें से 4 छात्राएं सेल्फी लेने के लिए नदी के बेहद करीब चली गयी, लेकिन पैर फिसलने से छात्राएं नदी में गिर गयी। लड़कियों को नदी में डूबता देख वहाँ मौजूद लोग मदद को आगे आए और इस बीच पुलिस के साथ बचाव दल भी पहुँच गया, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद 2 लड़कियों को नहीं बचाया जा सका। दिल्ली के कैलाश नगर इलाके में लगाए गए राहत शिविर में रह रहे बाढ़ पीड़ितों को सरकार की तरफ से खाने पीने का सामान बांटा गया। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में रहने वाले इन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसके बाद इन बाढ़ पीड़ितों ने सरकार की तरफ से लगाए गए राहत शिविरों में शरण ली, जहां दिल्ली सरकार की तरफ से इनके खाने पीने का इंतजाम किया गया। दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर ब्रेकफास्ट देने का काम चल रहा है। हाथों में बिस्किट का पैकेट है और चाय है। लेकिन राहत शिविरों में शरण लेने वाले ये लोग सरकारी इंतजाम से नाखुश नजर आए। कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से? दिक्कत ये है कि पानी की व्यवस्था नहीं है। तो आपने यहाँ पर जो लोग हैं ये बात किया पानी की व्यवस्था के लिए? कहा था, अभी सुनवाई कोई नहीं हुई। हालांकि बाढ़ पीड़ित अपने साथ जरूरत का सामान लेकर राहत शिविरों में पहुंचे ताकि किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। बाढ़ के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से लोगों को बचाने का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया नहीं जा सका। इस दिल्ली में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर काफी ज्यादा जो यमुना का जो पानी है वो लोगों के घरों में पहुंच गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी घर हैं जहाँ पर जिनके घरों में यमुना का पानी यहाँ पर अंदर आ गया है। यमुना नदी में पानी बढ़ने की वजह से फसल को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। फसलें बोई हुई है, मूड़ी है, पालक था, सब फसल में नष्ट हो रहा है, सब फसल नष्ट होगी हमारी। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों का अधिकारी भी लगातार दौरा कर रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में एक घोड़ा अपने मालिक के बिना ही घोड़ा गाड़ी लेकर सड़क पर दौड़ने लगा। किसी बात से बिदकने के बाद वो घोड़ा बेलगाम हो गया और घोड़ा गाड़ी लेकर भाग निकला। लेकिन बेलगाम घोड़े की वजह से कोई हादसा न हो जाए, इसलिए कुछ लोग मोटरसाइकिल से उसका पीछा करने लगे और वीडियो बनाने लगे। रफ्तार से दौड़ने के बावजूद उस घोड़े ने अपने सामने आई कई रुकावटों को बिना किसी परेशानी के पार कर लिया। इसके बावजूद एक मोटरसाइकिल सवार ने बड़ी मुश्किल से खुद को उससे टकराने से बचाया। बिना मालिक का वो घोड़ा 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक घोड़ा गाड़ी लेकर भागता रहा। काफी दूर चलने के बाद एक रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक बंद देखकर जब घोड़ा रुका, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।
असम के गुवाहाटी में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स का दूसरा मसौदा जारी कर दिया गया। इस मसौदे में 40 लाख लोगों के अवैध रूप से असम में रहने का दावा किया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि इस मसौदे में इन लोगों को भारतीय नागरिक नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी किए गए इस ड्राफ्ट के लिए कुल 3 करोड़ 29 लाख लोगों ने अपने नाम दर्ज कराए थे, जिनमें 2 करोड़ 89 लाख लोगों को ही असम का नागरिक पाया गया। यानी इस ड्राफ्ट में ये दावा किया गया कि असम में रह रहे करीब 40 लाख लोग भारतीय नहीं हैं। It's a historic day in the country and in Assam, publishing the complete draft NRC. असम में एनआरसी की प्रक्रिया मई 2015 में शुरू हुई, जिसके तहत 68,27,000 परिवारों की तरफ से 6 करोड़ से ज्यादा जरूरी दस्तावेज जमा कराए गए। इस प्रक्रिया के बाद 31 दिसंबर 2017 को एनआरसी का पहला मसौदा जारी किया गया, जिसमें 1 करोड़ 9 लाख लोगों के नाम शामिल किए गए। यानी पहला मसौदा जारी करने में 2.5 साल का वक्त लग गया, जबकि दूसरा और अंतिम मसौदा उसके करीब 7 महीने बाद जारी किया गया। There is no question of any reference based on this draft either to foreigner tribunal or like anybody going to detention center. एनआरसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया कि जिन लोगों का नाम अंतिम मसौदे में नहीं है, उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने का एक और मौका दिया जाएगा, जिसमें एनआरसी लोगों को यह बताएगा कि उनका नाम अंतिम मसौदे में क्यों शामिल नहीं किया गया। एनआरसी की यह प्रक्रिया 30 अगस्त से 28 सितंबर तक चलेगी। लेकिन इस प्रक्रिया में वही लोग हिस्सा ले पाएंगे जिन्होंने 2015 में एनआरसी की पहली प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। जिसका भी नाम नहीं आया है उस पे कोई क्वालिटेटिव जजमेंट ना करें, उनको पूर्ण तौर पे अपॉर्चुनिटी प्रदान करी जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भरोसा दिया कि जो लोग अगली प्रक्रिया से भी बाहर हो जाएंगे, सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। जिन लोगों का नाम नहीं आएगा उनको भी चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। उन लोगों के लिए पूरा मदद किया जाएगा। किसी व्यक्ति को अकेलापन महसूस होने नहीं देंगे। दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर तक एनआरसी ये साफ कर देगा कि इन 40 लाख लोगों में कितने लोगों के पास भारतीय नागरिकता नहीं है। पीएम ने पाकिस्तान चुनाव में जीत के बाद इमरान खान से फोन पर बातचीत की। पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी बनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान का वहां पीएम बनना तय माना जा रहा है, जिनको पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन पर जीत की बधाई दी। साथ ही पीएम ने इमरान खान से बातचीत में उम्मीद जताई कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। इसके अलावा उन्होंने भारत के पड़ोसी देशों में शांति और विकास की अपनी सोच पर जोर दिया। चर्चा है कि इमरान खान 11 अगस्त को पीएम पद की शपथ लेंगे। सरकार भीड़ की हिंसा के मामले में सजाए मौत का प्रस्ताव वाला बिल जल्द ही पेश करेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने बताया कि केंद्र सरकार भीड़ की हिंसा के मामले में सजाए मौत का प्रस्ताव वाला बिल जल्द ही सदन में पेश करेगी। मध्य प्रदेश के हरदा में बारिश की कामना के लिए गुप्तेश्वर मंदिर के गर्भगृह को दूध और पानी से भर दिया गया है। अहमदाबाद में आसाराम के आश्रम में करीब 12,500 वर्ग फीट में हुए अवैध निर्माण को प्रशासन ने गिराने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में महान नदी में उफान आने से रपटा पुल पर पानी भर गया, जिसकी वजह से पुल पर आवाजाही ठप हो गई। हरियाणा के करनाल में यमुना में उफान आने से आसपास के आधा दर्जन से ज्यादा गांव में पानी घुस गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। छत्तीसगढ़ के कोरबार में पुलिस ने एक मकान में छापा मारकर नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के अमृतसर में एक सब इंस्पेक्टर और एक एएसआई को एक नशा कारोबारी से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने तेलंगाना अर्बन फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के दफ्तर में छापा मारकर एक इंजीनियर को 2 लाख रुपए की घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक बाइक सवार बदमाश ने बैंक से 25,000 रुपए निकालकर घर जा रही एक महिला से उसका पर्स छीन लिया और मौके से फरार हो गया। राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामा कर रहे टीएमसी सांसदों को समझाने लगे। टीएमसी ने असम में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के दूसरे मसौदे से 40 लाख लोगों के बाहर होने का मुद्दा उठाया और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान वेल में आकर हंगामा करने लगे। Go to their seats. Home Minister is here. Please ask everyone to go to their seats. सभापति वेंकैया नायडू के समझाने के बाद भी टीएमसी सांसदों ने अपना विरोध नहीं रोका, जिस पर राज्यसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि एनआरसी के दूसरे मसौदे को लेकर टीएमसी का विरोध सिर्फ राज्यसभा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लोकसभा की कार्यवाही के दौरान भी उसने असम के 40 लाख लोगों की नागरिकता का मुद्दा उठाया। Where these people will go? 40 lakhs of people. It is most inhuman. इसके बाद कांग्रेस ने भी टीएमसी के विरोध में सुर मिलाते हुए केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं और फिर
वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिवीजन आप करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने गृह मंत्रालय से एनआरसी के मसौदे के बाद बने हालात में दखल देने की भी मांग की, जिसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में एनआरसी के मुद्दे पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों के आरोपों को गलत ठहराते हुए केंद्र सरकार की तरफ से सफाई पेश की और असम में बांग्लादेश की तरफ से लंबे समय से चल रही घुसपैठ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी हवाला दिया। सरकार ने उस पर कुछ नहीं किया। जो कुछ भी काम चल रहा है अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों पर असम में रहने वाले लोगों की नागरिकता पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी, जिसके बाद टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाला। So I will appeal to the Home Minister, don't do a politics there. Because of vote politics, you cannot isolate the people like this. मोदी सरकार पर ममता बनर्जी के सीधे हमले के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। ममता बनर्जी बोल देती घुसपैठिए के पक्ष, देश को लोगों ने धर्मशाला बना दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर असम में घुसपैठ को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया।